नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका गांधी शांति पुरस्कार 2019-20। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया 22 मार्च 2021 को भारत सरकार द्वारा स्थापित यह वार्षिक पुरस्कार जिसे वर्ष 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी और पुरस्कार जो राशि है गांधी शांति पुरस्कार वह है 1 करोड़ रुपए। वर्ष 2020 में बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है गांधी शांति पुरस्कार। जबकि अगर बात की जाए वर्ष 2019 में तो यह है ओमान की दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गई। तो ओमान को प्रदान किया गया था और वर्ष 2020 में जो रहा ये बांग्लादेश की, तो याद रखना है वर्ष 2020 वाला, ठीक है। यह पुरस्कार उनके अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2020। तो याद रखना है यह जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान दैट इज सिप्री के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2011-15 की तुलना में 2016-20 में 0.5% की कमी रही और वर्ष 2006 से 10 की तुलना में 12% अधिक रही। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के शीर्ष 10 निर्यातक देश कौन से रहे हैं और उनके विश्व शस्त्र निर्यात में हिस्सा किस प्रकार रहा, ये देखते हैं। तो शस्त्र निर्यातक देश टॉप 10 विश्व के शस्त्र निर्यातक यानी सबसे ज़्यादा जो दूसरे देशों में भेजने वाला रहा वो रहा यूएसए 37%। तो याद रखना पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, फिर यूके है, स्पेन है, इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, इटली है। अपना भारत नहीं है 10 टॉप 10 में, ठीक है। यहाँ पर निर्यात की बात की जा रही है, ठीक है, यानी दूसरे देशों में भेजने वाला। तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, वह है यूएसए। यूएसए जो है वो कंट्रीज और देशों में जो है वो सप्लाई करती है। उसके बाद फिर रसिया है, फिर फ्रांस है, ठीक है। तो टॉप 3 को आप देख सकते हैं। बात आती है शीर्ष 10 आयातक देश यानी सबसे ज़्यादा जो है वो शस्त्र मंगाने वाले कौन कौन से कंट्री हैं। तो सऊदी अरबिया नंबर 1 पर है और अपना प्यारा भारत दूसरे नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड जो सप्लाई किया जाता है उसका 9.5% यानी 9.5% जो है भारत जो है करता है, समझ रहे हैं। तो आयातक में जो है निर्यातक में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर यूएसए देखा आपने और सबसे आयातक में आप देखेंगे तो वो है सऊदी अरबिया, ठीक है। अपना भारत याद रखना है, यह है दूसरे नंबर पर। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ष 2011 से 15 और 2016 के बीच अगर तुलना की जाए तो इसमें देखेंगे जो गिरावट आई है, इंपॉर्टेंट तथ्य है वो है 33% की, ठीक है। तो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो यह रिपोर्ट है वो सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। साथ ही जो सबसे शस्त्र निर्यातक में टॉप 3 में आप देखेंगे तो यूएसए, रसिया और फ्रांस है। और आयातक में अगर देखेंगे तो वो है सऊदी अरबिया, फिर अपना भारत है, फिर मिस्र है, इजिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है वो है 33% की गिरावट आई है यानी आयात करने में, शस्त्र आयात करने में अपने भारत की, ठीक है। यानी 33% जो है वो गिरावट दर्ज किया गया है यानी कम मंगाया गया है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जो है अपना भारत वो जो है वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका वर्ष 2016 से 20 की अवधि में भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता 3 देश याद रखना है, ठीक है। तो आयातक में दूसरे नंबर पे है ही है, लेकिन जो आयात करते हम लोग अपने भारत में सबसे ज़्यादा किस कंट्री से है तो वो रसिया है, उसके बाद फ्रांस है, फिर इजराइल है। रसिया से हम देख रहे हैं आप 49% जो है सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करते हैं, रसिया से 49%। उसके बाद फ्रांस है, फिर इजराइल है। इतना इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021। पुरस्कार की जो राशि होती है 1 लाख रुपये US डॉलर की होती है। फ्रांस की आर्किटेक्ट एनी लैकेटॉन तथा जीन फिलिप वासल को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 16 मार्च 2021 को, ठीक है। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है
तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है प्रित्जगर आर्टिकल, ठीक है। किसको दिया गया है तो याद रखना है अपने भारत में किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये फ्रांस की आर्किटेक्ट कंपनी है एनी लैकेटन तथा जीन फिलिप वासल को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार को महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये तो व्यक्ति, इनका नाम क्या है, एनी लैकेटन और जीन फिलिप वासल, ठीक है। और यह पुरस्कार शिकागो के प्रित्जगर परिवार द्वारा वर्ष 1709, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले जो है वो पहले भारतीय बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। साथ ही जो यह पुरस्कार है 2021 का किसको प्रदान किया गया है, ठीक है, और इसका अमाउंट कितना, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन 2021। तो ये कब हुआ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी थीम आपको याद रखना है कि विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक 2021 जो सम्मेलन रहा इसकी थीम रही कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पर हुआ तो ये वर्चुअल रूप से हुआ, कोविड-19 की वजह से सब वर्चुअली हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो याद रखना है कि विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन 2021 वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ। इसका प्रतिनिधित्व जो है ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था और इसकी थीम क्या रही वो इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, इतना ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभ्यास शांतिजर आर्गोसेना 2021 एक्सरसाइज, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते, तो ये है अभ्यास शांति आर्गोसेना किन के मध्य है ये आपको देखना है। तो ये भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य है। 4 से 12 अप्रैल 2021 बांग्लादेश में ये एक्सरसाइज हुआ है। तो याद रखना है अभ्यास शांति आर्गोसेना, ठीक है। शांति आर्गोसेना में कौन कौन सी कंट्री है तो इसमें आप देख रहे हैं कि अपने जो पड़ोसी कंट्री हैं, भारत हो गया, फिर अपना ये नीचे चले जाओगे श्रीलंका, ऊपर देखोगे भूटान और इसके थोड़ा साइड में आप बांग्लादेश पूर्व में, ठीक है। तो भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश 3BS, ठीक है। तो याद रखना है कि शांति आर्गोसेना में कौन से हैं तो ये 3BS है। 3BS का 3B का मतलब भारत, भूटान और बांग्लादेश और यस का मतलब हो गया श्रीलंका, दैट्स इट। इसका मुख्य थीम क्या रहा, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ये है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, बांग्लादेश मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक 2020। तो याद रखना है कि भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वह है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, ये क्या किया इन्होंने, इस तरह कौन छापता है कि यहाँ पर दिखे ही ना कुछ। गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट यानी IFS इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की ज्ञान भागीदारी में नीति आयोग द्वारा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है भारत नवाचार सूचकांक का वो है नवाचार संबंधी वातावरण को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीति तैयार करना और नवाचार को प्रोत्साहन देने में राज्यों के परिवेश की अनुकूलता तथा उनके नवाचारी कार्यों के परिणाम का परीक्षण करना। इस नवाचार इंडेक्स में जो है भारत नवाचार सूचकांक में इसमें भारत के 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। इसमें जो है 0 से 100 के मापने पर स्कोर दिया गया है और जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन को तथा 100 नवाचार की सबसे संदर्भ में विकास एवं सुधार की अवधारणा को जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रदर्शन दर्शाने वाले जो स्तंभ दिए हैं, निर्गत ज्ञान, ज्ञान प्रसार है, नॉलेज आउटपुट यानी नॉलेज डिफ्यूजन को निम्न 2 शीर्षकों के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। किसको, इस इंडेक्स को, यानी इन्वेलर्स और प्रदर्शन में, ठीक है। तो 2 श्रेणी में इसको जो है वो किया गया है संबद्ध। तो याद रखना यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाने वाला जो पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर। तो सबसे नंबर 1 पर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बेस होता है, वो स्तंभ जिसके बिहार पर जो है ये लोग सूचकांक को जारी करते हैं, वो इनका जो स्तंभ है वो ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट और नॉलेज वर्कर्स, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। तो ये जो है इनके
आपकी हो जाते हैं आपकी ये बेसिक स्तंभ जिस पे जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते हैं कि मिलते हैं यूपीएससी में। यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेंगे वह जो है एकदम फैक्चुअल तथ्य पे देखने को मिलेगा कि इसमें रैंक देखने को मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आरओएआर हो, या यूपीएससी या यूपीएसआई। यहाँ पर देखते हैं, आपको याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, वो है कर्नाटक, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर देखना है वो है अपने उत्तर प्रदेश का स्थान। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 9वां रैंक है। ठीक है, कौन सा है, 9th रैंक है, याद रखना है, यूपीपीसीएस आरओएआर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कर्नाटक नंबर 1 पर है और अपना उत्तर प्रदेश जो है वो 9वें नंबर पर है। ठीक है, समग्र रूप से शीर्ष स्थान किसको मिला है, वो है दिल्ली को। रैंक जो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य में देखा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली नंबर 1 पर है। लेकिन समग्र रूप से अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर स्कोर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 46.60 है, 25.06 ये है और 42 यानी समग्र रूप से जो शीर्ष स्थान पर है वो कौन सा है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, वो है दिल्ली। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी नंबर 1 हो जाएगा दिल्ली। अब स्टेट में अगर बात की जाएगी, यानी अगर स्टेट पूछा गया, राज्य, अगर वहाँ पर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली लगाना है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो है कर्नाटक। और हिमालयी पहाड़ी राज्यों में अगर पूछा गया उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। साथ ही आप याद रख सकते हैं ये भी कि सबसे निचले पायदान पर हुआ है बिहार। ठीक है, वो अपना उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार 2021, जो कि 25 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई। इसमें 7 पद्म विभूषण पाने वाले हैं, जबकि पद्म भूषण 10 पाने वाले हैं और 102 को पद्मश्री मिला है। सबसे पहले जो 7 हैं पद्म विभूषण, इनको देखते हैं। ये है शिंजो आबे, इनको जापान की हैं, इन लोग शिंजो आबे जो है जापान की हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको मिला है मरणोपरांत। तो याद रखना है मरणोपरांत को आपको ध्यान देना है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक की, नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो मरणोपरांत को जरूर याद रखना है, आपको ध्यान देना है। मौलाना वहीउद्दीन खान दिल्ली अन्य आध्यात्मिकता के लिए, और बीबी लाल इनको जो है एक अन्य आर्कियोलॉजी के लिए जो है ये दिल्ली के हैं। ठीक है, और कला के क्षेत्र में जो दिया गया है वो सुदर्शन साहू। तो याद रखना है, खासकर जो मरणोपरांत इनको जरूर याद रखना है। पद्म भूषण, तो पद्म भूषण पाने वाले कितने, 10। कौन कौन है ये, आइए देखते हैं। पद्म भूषण पाने वाली 10 में जो है कृष्ण नायर, शांता कुमारी, चित्रकला, तरुण गोगोई मरणोपरांत इनको दिया गया है, जो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। चंद्रशेखर कामरा, सुमित्रा महाजन। ठीक है, ये अपने जो है सुमित्रा महाजन रही, जो कि पूर्व जो है ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। नृपेंद्र मिश्र हैं, यह उत्तर प्रदेश, याद रखना है, लोक सेवा के डिपार्टमेंट के लिए इनको जो दिया गया है लोक सेवा में, नृपेंद्र मिश्र हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामविलास पासवान को दिया गया है मरणोपरांत। केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत मिला है। कालवी शादी को मरणोपरांत। रजनीकांत देवीदास श्राफ को, जो कि महाराष्ट्र, और तरलोचन सिंह। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक सरसरी निगाह से। बात आती है जो 102 में पाने वाले जो पद्मश्री हैं, ये जो है इनमें कुछ प्रमुख दिए हैं नाम, इनको हम लोग एक सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। ये हैं गुलफाम अहमद हैं, पी अनीछा हैं, भोरीबाई कला, राधेश्याम बारले, पीटर ब्रुकू, जगदीश चौधरी, मौमा दास, श्रीकांत दातार, दुलारी देवी हैं, राधी देवी हैं, शांति देवी, वाइन डीबिया, आशू जमीन शाह, प्रकाश कौर, निकोलस लाखा खान, संजीदा, रतनलाल, लाजवंती, माधवन नाम्बियार, श्याम सुंदर पालीवाल, अशोक कुमार। ये उत्तर प्रदेश, अगर यूपी एग्जाम से हैं तो आप इनको थोड़ा देख लेना एक बार, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। शमन लाल शप्रू, प्रेमचंद्र। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 102 में इन्होंने 32 लिस्ट दी है, अगर जिस स्टेट से हैं आप
उस स्टेट्स का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उषा यादव की अगर बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय बजट। तो हम लोग कई पढ़ चुके हैं कई उस लेक्चर में, ठीक है, चाहे वो स्पीडी करंट अफेयर्स हो या जो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम आर्थिक घटनाक्रम को किए हैं वहाँ भी पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट एक सरसरी निगाह से देखते हैं। तो वर्ष 2020-21 की संशोधित अनुमान में कितना है, तो ये है 1,94,81,975 करोड़ की अनुमानित शव की तुलना में 14.4% की वृद्धि मानते हुए बजट 2021 बजट में जो है ये पूर्वानुमान है, ठीक है। तो ये बजट की वृद्धि आप यहाँ परसेंटेज देख सकते हैं। साथ ही इस दस्तावेज की पृथक पृथक मदें जो है वो काटता ये सब दी गई हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए जो टू द पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि बजट के अमाउंट क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल का बजट है टोटल वो कितना है, वो है 34,83,236 करोड़ रुपए। प्रमुख मदें दे रखी हैं, उनमें कितना व्यय है यहाँ पर देख सकते हैं। पेंशन के लिए, रक्षा के लिए कितना है, तो ये है 3,47,088। प्रमुख सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी का 2,42,836 करोड़ रुपए है। उर्वरक सब्सिडी का, पेट्रोलियम सब्सिडी है। कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए, वाणिज्य उद्योग है, पूर्वोत्तर का विकास है। शिक्षा के लिए जो दिया गया है वो 93,224 करोड़ रुपए है। ऊर्जा सेक्टर में 42,824 है। विदेश मामले हैं, वित्त मामले हैं। गृह डिपार्टमेंट के लिए प्रमुख जो मद है वो 1,13,521 करोड़ है। ब्याज के लिए आप देख सकते हैं ये है 8,09,701 करोड़ रुपए। IT और दूरसंचार है। योजना और सांख्यिकी के लिए है। ग्रामीण विकास है। वैज्ञानिक डिपार्टमेंट है आपका। सामाजिक कल्याण के लिए कर प्रशासन है। राज्यों का अंतरण, परिवहन के लिए देख सकते हैं वो है 2,33,083 करोड़। संघ राज्य क्षेत्र के लिए, शहरी विकास के लिए अन्य जो मदें हैं आप देख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर प्रमुख योजनाओं को देखते हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल या आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। आप PDF के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय, आउटले ऑन मेजर स्कीम्स, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बजट जो है वह कितना किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत जो बजट में अमाउंट अलाट है वह 73,000 करोड़ रुपए है, जो कि सबसे ज़्यादा है, याद रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के लिए 34,300 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,130 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 6,401 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो है 27,500 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए। फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए वो है 11,588 करोड़ रुपए। जबकि जल जीवन मिशन के लिए कितना है, तो ये है कितना, तो ये है आपका 50,011 करोड़। जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए देखेंगे तो 2300 है और ग्रामीण के देखेंगे तो ये ज़्यादा है, ये है आपका 9,994 करोड़। राष्ट्रीय स्कूली माध्याह्न जो भोजन आज जो मिड डे मील के लिए वो है 11,500 करोड़। जबकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन आजीविका के लिए 14,473 करोड़। शहरी पुनरुज्जीवन अभियान के लिए 13,750 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी मिशन इसमें शामिल है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 700 करोड़ निर्धारित किया गया है बजट में। तो सबसे ज़्यादा कौन से वो योजना है आपको याद रखना है, वो है महात्मा गांधी, यानी जो मनरेगा की स्कीम के तहत 73,000 करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कि आप देखते होंगे जो 6,000 किसानों को दिया जाता है साल भर में, ठीक है। तो यह है इसके तहत जो है वो 65,000 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 यहाँ पर दिया नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, हो सकता है आगे टू द पॉइंट नोट में दिया हो। तो एक्चुअली क्या है, कोविड-19 के लिए जो बजट में अमाउंट किया गया है वो है आपका 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला जो पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका उधार एवं अन्य देवताओं से हैं, यानी रुपया जो जाता है सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देवताएँ हैं,
उसके बाद 36% के बाद जो आपका आता है वो आपका है कौन सा, तो वो आपका हो जाएगा माल एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हो जाएगा। पहले नंबर पर याद रखना है सबसे ज़्यादा रुपया जो आता है वो कहाँ से, तो उधार एवं अन्य देयताएं से, जबकि दूसरे नंबर पर जीएसटी से आता है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो वो है आपका आयकर यानी इनकम टैक्स है। तो पहले पर उधार अन्य देयताएं, दूसरे पर माल और यानी जीएसटी है और तीसरे पर इनकम टैक्स है। जबकि आप कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करेंगे तो इस बार वो चौथे नंबर पर चला गया है। रुपया जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है रुपया जाने का वो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है उस पर जो भुगतान किया जाता है यानी ब्याज भुगतान पे, वो है 20% का। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका PDF तो मैं आपको प्रोवाइड ही कर दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका प्रमुख मंत्रालयों का बजट 2021-22 यानी किस मंत्रालय के तहत कितना बजट आवंटित है। अमाउंट देखते हैं, जो अमाउंट दे रखा है ये करोड़ में दे रखा है। तो ग्रामीण विकास के लिए कितना है 13369.89.50। जबकि आप देखेंगे उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तो जो बजट आवंटन है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कितना अमाउंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। रक्षा मंत्रालय है आपका, रक्षा मंत्रालय, फिर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रक्षा एवं परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय का आप अमाउंट देख सकते हैं। रेल मंत्रालय के तहत अमाउंट कितना है तो 110054.64 करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत है। शिक्षा मंत्रालय के तहत कितना अमाउंट है, ठीक है, तो रेल मंत्रालय का जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अब रेल का जो बजट है वह इसी में जो है वो मिल करके आता है, रेल का अलग बजट पास नहीं होता है। आइए, कई बार हम लोग प्रमुख तथ्यों को देख चुके हैं, तो यहाँ पर अगर दिया है इसमें तो हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। टू द पॉइंट नोट को आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि घटनासार में भी हम लोग कवर कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया, जो इस नए दशक का पहला बजट होगा और अप्रत्याशित कोविड-19 संकट के मद्देनज़र भारतीय बजट इतिहास का पहला डिजिटल बजट भी है। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए ये प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित है। यानी बजट 2020-21 का जो 6 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो स्तंभ है वो है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी सूचकांक में जीवन का संचार, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये जो 6 स्तंभ है ना, इनको आपको याद रखना है। एक सरसरी निगाह से आप जरूर देखना है इनको एग्जाम में जो है वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से 6 स्तंभों में से हैं या कौन से स्तंभ जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इनको 6 को जरूर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपी PCS हो या RO या यूपी SSC या जो अदर एग्जाम यूपी के होने वाले हैं। आइए नेक्स्ट, बजट 2021-22 के बजट में कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन के लिए जो अमाउंट दिया है वो कितना है बजट में, तो वो है 35,000 करोड़ रुपए। भारत में तैयार न्यूमोकोकल वैक्सीन जो मौजूदा समय में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है, इसको अब देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह से बचाना है। पोषण तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इसकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार जो है वह पूरक पोषण कार्यक्रम और पूरक पोषण अभियान का आपस में विलय कर दिया है और इसका नाम हो गया है मिशन पोषण 2। तो याद रखना है कि बजट 2021-22 में जो मिशन पोषण 2 लॉन्च किया गया है, इसमें किसका किसका विलय किया गया है, तो वह है पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का। 2.86 करोड़ में घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन शहरी मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में, कितने शहर हैं 500 अमृत शहर,
500 अमृत शहरों में अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2021 से लेकर के 26 तक के यानी 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 को कार्यान्वित किया जाएगा। 5 वर्षों में पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति, तो वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है कि निजी वाहनों के मामलों में 20 वर्ष बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 वर्ष बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो पर्सनल वाहन होगा उसमें थोड़ा वो ज़्यादा अधिक चलेगा तो उसका जो है ज़्यादा समय होगा यानी 20 वर्ष, लेकिन जो कमर्शियल यूज़ किया जाएगा उसका कम समय होगा यानी याद करने का तरीका है तो ये 15 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों की सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों, कितने सेक्टर? 13 सेक्टरों में PLI स्कीम की घोषणा की गई है, जिसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग कितना है 1,97,00,000 रुपए की जो है वो प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22 से होगी। PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बस उद्योग के लिए कौन सा वो स्कीम जो ये शुरू की गई है बजट 2021-22 में, तो याद रखना है ये है मित्र, दैट इज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर विनिवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के अलावा मित्र यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल नामक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क, ठीक है, तो दो कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे याद रखना है, 7 टेक्सटाइल पार्क की बात की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, कितने? 7। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन अपनी तरीका पहली और पूरी तरह से सरकारी पहल पर आधारित है, जिसकी घोषणा 6,835 परियोजनाओं के साथ की गई थी। इस परियोजना के विस्तार जो होगा, इस परियोजना का जो पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें जो है 7400 परियोजनाएं शामिल हैं। कितनी? 7400, याद रखना है 7400। कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना मंत्रालयों की अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी कर चुकी हैं। विकास वित्त संस्थान से लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तो DFI के लिए जो प्रॉफिट के लिए कितना किया गया है, DFI प्रॉफिट के लिए वो है अमाउंट कितना? 20,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित है। इस DFI के लिए 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है। पहले से ही परिचालन में लाई जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण नई अवसंरचना के निर्माण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। संभावित मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली भारतमाला परियोजना, लागत कितनी? 5.35 लाख करोड़। इसके तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना अमाउंट है? तो वो है 1,18,101 लाख करोड़ रुपए का विस्तृत जो है परिव्यय प्रदान किया गया है, जिसमें 1,08,203 करोड़ रुपए विदित पूंजी के लिए है और जो अब तक का सर्वाधिक है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030, तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना का जो लक्ष्य है 2030 तैयार की है। इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। टारगेट कब का है? 2030, याद रखना है।
बजट में रेलवे के लिए अमाउंट कितना है, तो यह 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए वह कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा। सार्वजनिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी भाई कोई नई चीज़ें जो है वहाँ पर तैयार की जाएंगी, ठीक है, रेलवे के लिए, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है, 1,10,055 करोड़ में 1,07,100 करोड़ रुपए तो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उज्ज्वला योजना का लगभग 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है लाभ, और अब 1 करोड़, याद रखना है कितनी बात की जा रही, 1 करोड़ एक्स्ट्रा लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में स्वीकारी FDI सीमा इंपॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बढ़ाकर कितना किया गया है, तो यह 49 से जो है ये सीधे 74% कर दिया गया है। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है इसके तहत। आगे चलते हैं। सरकार वर्ष 2021-22 में जीवन बीमा निगम का IPO भी लाएगी, जिसके लिए आवश्यक संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा। सरकार ने बजट 2021 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई। तो सरकार ने बजट अनुमान वर्ष कौन सा 2021 में विनिवेश से कितना, तो बजट में जो अनुमान जताया है विनिवेश से वो है 1,75,000 करोड़ रुपए। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसी प्रकार ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके जो किया है वो 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की कोष के साथ बनाए गए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ की मूल बजट अनुमान व्यय की तुलना में संशोधित जो अनुमान है वह 34.50 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं। तो बजट का अमाउंट आपको याद रखना है वो लगभग 34 लाख, ठीक है। संशोधित अनुमान में पूंजीगत व्यय जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वह 2020-21 में 4.9 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अगर 20-21 में अगर बात की जाए तो बजट अनुमान का यह 4.12 लाख करोड़ रुपए रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की योजना का राजकोषीय समेकन की मार्ग पर लगातार चलने की है और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके वर्ष 2025-26 तक इस वर्ष की अवधि की साधारण रूप से स्थिर ह्रास के GDP के 4.5% स्तर पर लाना चाहते हैं। तो याद रखना है कि राजकोषीय घाटा की जो बात की जा रही है उसका जो लेवल होगा 2025-26 तक वो टारगेट जो रखा जा रहा है वो लाने की बात की जा रही है, 4.5% स्तर पर लाना चाहते हैं। 15वें वित्त आयोग की मद के लिए 15वें वित्त आयोग की मद के अनुसार सरकार राज्यों के लिए निवल उधार की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियत करने की अनुमति दे दी है। 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि को यानी 5 वर्ष को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है। बाकी फाइनेंस कमीशन आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में भी कि जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपी जाती है, तो सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन होता है यानी केंद्रीय वित्त आयोग वो जो राष्ट्रपति को, बाकी जो स्टेट का होता है वो अपना राज्यपाल को सौंपता है। तो यह आयोग ने जो है यानी 5 साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ संसद में रखी है। आयोग की सिफारिश पर बजट में 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कितना रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, तो यह है 1,18,452 करोड़ रुपए।
वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ रही, जबकि वर्ष 2014 में देखेंगे तो यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। जबकि आप देखेंगे तो 6.48 हो गया, यानी 6 करोड़ 48 लाख हो गए। इसके पहले जो थी वह 3 करोड़ 31 लाख की थी 2014 में। 20 में देखेंगे तो यह इनकम टैक्स यानी जो इनकम टैक्स पेमेंट की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल किया जाता है, ठीक है, उसकी बात की गई है। बजट में 75 वर्ष की आयु, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक की वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें पेंशन और ब्याज की बात की जा रही है सहित आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। लेकिन जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक मान लो हो और वो एक बिजनेसमैन हो, तो उनकी जो इनकम होगी उनको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वह पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम जो होती है, जैसे कि बैंक में कुछ पैसे हैं या आपकी पेंशन आ रही है। नेक्स्ट है कि उन्हें भुगतान करने वाला जो बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कटौती करके राशि जो है आंतरित कर देगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक वाला पैसा जितना टैक्स बनेगा वह जो है वहाँ पर डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पे कर देगा। तो याद रखना है आयु कितनी की बात की जा रही है, 75 वर्ष की आयु या उससे अधिक, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की जो है वो छूट का प्रावधान किया गया है और 31 मार्च 2022 तक इस जो है ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, यानी फाइनेंशियल ईयर जो 2021-22 है इसकी एंडिंग तक, यानी 2022 तक यह जो है जो सस्ते घर खरीदने के लिए जो मिलने वाले जो ऋण होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट चुकाया जाता है वो 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण। तो बजट से रिलेटेड हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे, आगे चलते हैं। यह है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। तो यहाँ पर अगर आप जीडीपी वृद्धि दर देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप जीडीपी देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2020-21 में -7.7% है, जबकि 21-22 में 11% की बात की गई है, ठीक है। जो स्टार से हैं वो अंतिम अनुमान है, जबकि पहला अग्रिम अनुमान हैशटैग जो दिख रहा है, ठीक है। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय जो घाटा है 2021 का वह 3.5%, जबकि 19-20 का जो रहा वो 4.6%। तो जीडीपी का राजकोषीय घाटा जो है वो 3.5% है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपका जो बजट अनुमानित, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप बताएंगे 3.5%, जो कि बजट में अनुमानित है। मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन देखेंगे आप यहाँ पर औसत प्रतिशत में बताया गया है, उपभोक्ता मूल्य है 6.6, ठीक है। तो याद रखना है जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 6.6 है। चालू खाता शेष देख सकते हैं जीडीपी का 3.1% है। और विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 जो कि 8 जनवरी 2021 तक अपडेटेड है, वह कितना है, तो अमाउंट जो है वो $586.1 बिलियन है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जो प्रतिशत में है वह है कितना, तो यह जो है 3.4%, जबकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है यानी औद्योगिक जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो जो है वह माइनस में आप देख सकते हैं 9.6 माइनस में, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ही वो सेक्टर है जो कि पॉजिटिव में है, बाकी आप देखेंगे माइनस में है। सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे तो -8.8% है। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर हम आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को।
टू द पॉइंट, ठीक है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया गया। कोविड योद्धाओं को समर्पित इस आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। तो यह किसको समर्पित रहा आर्थिक समीक्षा? जो कोविड योद्धाओं को। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद भारत ने जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। महामारी के फैलने को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सरकारी नीति के तहत हैंसन और सार्जेंट के अनुसंधान को लागू किया गया, जिसके तहत ऐसी नीति अपनाने की सिफारिश की गई जिसमें बेहद विषम परिदृश्य में भी कम से कम लोगों को मृत्यु हो। दीर्घकालिक लाभ हेतु अल्पकालिक कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले भारत द्वारा किए गए विभिन्न साहसिक उपायों से ही देश में अनेक जिंदगियों को बचाना और वी आकार में आर्थिक विकास संभव हो पाया। यानी जो जीडीपी यहाँ से आई ऐसे गई, इनका कहने का मतलब आर्थिक समीक्षा। आगे वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की कमी यानी -23.9% रही, जबकि दूसरी तिमाही में देखेंगे तो यह जो है -7.5% वी शेप, यानी आप देखेंगे यहाँ पर आई सीधे ऐसे उठ रही है, -23.9 से सीधे माइनस में आया 7.5 पे। तो ये वी शेप की रिकवरी को दर्शाती है। भारत एकमात्र देश था जिसने आपूर्ति बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार घोषित किए ताकि उत्पादन क्षमताओं को कम से कम नुकसान हो। आर्थिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटाने के साथ साथ मांग बढ़ाने को लेकर नीति बनाई गई। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया गया ताकि मांग में वृद्धि हो। आईएमएफ द्वारा जनवरी 2021 में जारी अनुमान के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में 3.5% की कमी अनुमानित है। एक्चुअली जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, बहुत सारी संस्थाएं हो गई, फेच वगैरह, ये सब, तो आप जो है जीडीपी जो ग्रोथ अनुमानित बताई जा रही है, जैसे कि 20-21 की ले लो या 21-22 में, तो आप ये किसी पेज पर जो है वो सबकी लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में। भारत ने 4 आयामों वाली रणनीति को अपनाया। महामारी पर नियंत्रण, वित्तीय उपाय, वित्तीय नीति और लंबी अवधि की। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की जीडीपी की विकास दर वित्त वर्ष 2020-21 में -7.7% रहेगी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर जो होगी वह होगी विकास दर 11% तथा सांकेतिक जीडीपी की विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। तो याद रखना है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से बताया जा रहा है, ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ग्रोथ रेट है। तो आप एक पेज पे ज़रूर लिख लीजिए कि संस्था के हिसाब से किसके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कब जो है कितनी बताई जा रही है, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। सरकारी खपत और निर्यात ने विकास दर में कमी नहीं आने दी, जबकि निवेश और निजी क्षेत्र खपत ने विकास दर को कम किया। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में बेहतर स्थिति सरकारी खपत के कारण होगी, जिसमें 70% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में चालू खाता बचत जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है, जो 17 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली। आपूर्ति में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ग्रास वैल्यू एडेड की विकास जो दर है वह -7.2% रहने का अनुमान, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 3.9% थी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.4% आंकी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी आने का अनुमान है। उद्योग में कितना 9.6, जबकि एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो कितना 8.8% कमी। सेवा क्षेत्र में भी निर्माण क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। ये क्षेत्र अब तेजी से सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र ने बेहतर परिणाम दिए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे
पसंदीदा देश रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवंबर 2020 में कुल एफडीआई प्रवाह 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो महीने के संदर्भ में सर्वाधिक है। उभरते हुए बाजारों में भारत एकमात्र देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में एफआईआई प्राप्त हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी भारत के बाजार पूंजी तथा जीडीपी अनुपात की 100% को पार कर लिया। ऐसा अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में निवेश में 0.8 यानी 0.8% की मामूली कमी आने का अनुमान, जबकि पहली छमाही में 29% की तेज गिरावट दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में चालू खाता बजट जीडीपी का 3.1% रहा। सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी और मांग में कमी से निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई। दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों की आयात के लिए पर्याप्त रहा। जीडीपी के अनुपात में विदेशी जो कर्ज है वो मार्च 2020 की 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हो गया। वी आकार में सुधार जारी है, जैसा कि बिजली की मांग, इस्पात की खपत, ई-वे बिल, जीएसटी संग्रह आदि में तेजी उतार चढ़ाव वाले संकेतकों में वह निरंतर वृद्धि प्रदर्शित हुआ है। भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश बन गया है। साथ ही अपने पड़ोसी देशों और ब्राज़ील को टीकों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। विश्व की 5वीं और बड़ी अर्थव्यवस्था को संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता प्रदर्शित करते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से AAA रेटिंग दी गई है। चाइना और भारत ही सिर्फ इस नियम में अपवाद हैं। चाइना को 2005 में A2 रेटिंग दी गई थी और अब भारत को BBB/3 रेटिंग दी गई है। सार्वजनिक जो व्यय है वो जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 यानी 2.5 और 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा दिए जाने वाला खर्च 65% से घटकर 35% होने का अनुमान है। भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स की 2007 में शुरुआत के बाद से वर्ष 2020 में पहली बार शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों के क्लब में प्रवेश किया है। तो याद रखना है, वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स में देखेंगे तो ये 48वां स्थान है 2020 में। मध्य और एशिया दक्षिण एशिया में संदर्भ में वह पहले नंबर पर है और निम्न मध्य आय वर्ग की अवस्थाओं में वह तीसरे नंबर पर है। अनुसंधान एवं विकास देखिए जो इंडेक्स है उसको हम लोग स्पेशली जो आएगा पॉइंट वहाँ हम देख देंगे, इतना यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, एक सरसरी निगाह से बस देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट तथ्य होगा हम यहाँ पर देखते चलेंगे। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल घरेलू व्यय 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम है। भारत की महत्वाकांक्षा है कि वो नवोन्मेष में यानी जो इनोवेशन के मामले में जो है वो शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से प्रतिस्पर्धा करे। देश में किए जाने वाले कुल पेटेंट आवेदनों में भारतीयों की भागीदारी को मौजूदा 36% से बढ़ाकर और अधिक करना है, जो कि 10 शीर्ष बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की 62% के औसत से भी बहुत कम है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में PMJY के प्रभाव का आकलन राष्ट्रीय परिवार देखभाल सर्वेक्षण और NFHS5 के आधार पर भेद विभेद विश्लेषण के जरिए किया गया, जो इस प्रकार है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाया जाना। स्वास्थ्य बीमा कराने वाले परिवारों की संख्या बिहार, असम और सिक्किम में वर्ष 2015 से 2019-20 तक की अवधि में 89% रही, जबकि इसी अवधि में पश्चिम बंगाल में 12% की गिरावट दर्ज की गई। शिशु मृत्यु दर में गिरावट। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि में शिशु जो मृत्यु दर है वो गिरकर पश्चिम बंगाल में 20% पर, जबकि 3 पड़ोसी राज्यों 28% पर आ गई। 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में जो गिरावट रही वो पश्चिम बंगाल में 20% की गिरावट आई, जबकि पड़ोसी राज्यों में 27% की गिरावट को देखने को मिला। गर्भ निरोध के आधुनिक तरीके, महिलाओं का गर्भाधान रोकने के उपाय और गोलियों का इस्तेमाल 3 पड़ोसी राज्यों दैट इज बिहार, असम और सिक्किम में क्रमशः 36%, 22% और 28% रहा, जबकि पश्चिम बंगाल में यह बहुत मामूली रहा। जहां पश्चिम बंगाल में 2 बच्चों के बीच अंतर रखने के मामलों में काफ़ी कम गिरावट दर्ज की गई, वहीं उक्त 3 राज्यों में यह 37% रही। उक्त 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल की तुलना में माता और शिशु की देखभाल के मामले में काफ़ी सुधार दर्ज किया गया।
2012 के मुकाबले में 2018 में देश की सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। केरल है, पंजाब है, हरियाणा और गुजरात में यह सर्वोच्च स्तर पर पाया गया, जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में यह सबसे कम रहा। किसमें? बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार। जीएसटी की शुरुआत के बाद से लेकर पिछले 3 महीने में मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और यह दिसंबर 2020 में यह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बाकी हम लोग आर्थिक घटनाक्रम में कितना अमाउंट जो है वो जीएसटी संग्रह हुआ है हम वहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 को अब तक की सर्वोच्च, यानी जो अभी हम लोग वहाँ पर ग्राफ में देख रहे थे 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है और इसमें करीब 18 महीने में जो है ये किया गया आयात भी शामिल है। तो याद रखना है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से वो कितना है, तो 586.1 बिलियन डॉलर। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू खाता अतिरेक के साथ ही तीव्र पूंजी प्रवाह के चलते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में बीओपी अतिरेक दर्ज किया गया। तीव्र एफडीआई और एफपीआई प्रवाह के चलते पूंजी खाते में संतुलन आया है। अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 के दौरान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई आया, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 7 महीने की तुलना में 14.8% दिख रहा। तो बस आपको इतना याद रखना, जो लेटेस्ट जो डाटा है यानी जो अभी हम लोग ग्राफ में पढ़ के आए हैं, यानी वो 8 जनवरी तक था कितना, 586.1 बिलियन डॉलर, इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल एफपीआई आया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम होकर अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस। वस्तुओं का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में 15% घटकर 200.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि विगत वर्ष में जो ये रहा इसमें जो कमी रही वह -2.4% की कमी रही। वस्तुओं का कुल आयात अप्रैल-दिसंबर में बढ़ जो रहा वह -29.1% से घटकर 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यह पिछले वर्ष में इसी अवधि में वह इतनी कमी थी, यानी 7.2% की कमी थी। आयात की दर कम होने पर चाइना अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन ने इसमें सुधार किया है। अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान सकल सेवा प्राप्तियां 41.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े पर कायम रहीं, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह 40.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। सेवा क्षेत्र का लचीलापन मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं के चलते बना रहा। कुल सेवाओं निर्यात में इसका योगदान 49% रहा, यानी कि जो सर्विस सेक्टर में जो हमारा निर्यात किया जाता है सर्विस सेक्टर से, उसमें जो सर्विस सेवा जो प्रदान किया जाता है, यानी सेवा सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर से संबंधित है उसका योगदान जो है वो 49% है। वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में सकल निजी हस्तांतरण जो प्राप्तियां हैं वह 35.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहीं, जो कि पिछले वर्ष की अवधि में इसी अवधि में 6.7% रहीं। ठीक है, तो ये सब बस एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ऋण सेवा अनुपात बढ़कर सितंबर 2020 की अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 अंत में 6.5% था। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों यानी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, इनकी कुल डूबी हुई परिसंपत्तियों में मार्च 2020 की अंत तक 8.21%, सितंबर 2020 की अंत में 7.49% तक गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसने 2 नई पहले शुरू की हैं, विश्व सौर बैंक तथा एक सूर्य एक विश्व ग्रिड। इनका मकसद वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को जो है, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन इसने 2 नई पहले शुरू की, एक है विश्व सौर बैंक और दूसरा जो है वह है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। यानी मोदी जो भाषण दे रहे थे, एक बार आपने सुना होगा, उसमें भी इन्होंने बात कही थी। आगे चलते
देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि और सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 19.9% तथा 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों पर 17.8% रही। वर्ष 2019-20 में 13,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विपरीत वास्तविक कृषि ऋण प्रवाह जो है वह 13,92,469.81 करोड़ रुपए था। वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए था और 30 नवंबर 2020 तक यह जो है वो 9,73,517.80 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक के खातों में सीधे जो है वो जमा की गई। अमाउंट कितना है? तो ये है 9 करोड़ किसानों को। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो अमाउंट दिया जाता है एक किस्त में 2,000 रुपये। ठीक है, तो पूरे साल भर का वो 6,000 दिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना है, 19-20 के दौरान जो मत्स्य उत्पादन रहा वो सबसे अधिक 14.16 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच गया था। मत्स्य पालन क्षेत्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन यानी जीबीए जो है वह 2,12,915 करोड़ रुपए रहा, जो कुल राष्ट्रीय जीबीए का 1.24% और कृषि जीबीए का 7.28% रहा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज इंपॉर्टेंट तथ्य है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज करीब 8 करोड़ प्रवासियों को करीब 3,109 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 4 महीने की अवधि के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया गया। भारत के जीडीपी का 15% प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित किया गया। जीडीपी का कितना? 15% प्रोत्साहन पैकेज। वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का जो रैंक है वह ऊपर उठकर 2020 में 63वें स्थान पर आ गया, जो वर्ष 2018 में रिपोर्ट के अनुसार 77वें स्थान पर था और भारत ने इसके पहले जो था वो 100 स्थान पर था। भारत ने 10 संकेतकों में से 7 में अपनी स्थिति में जो है वो सुधार दर्ज किया है। तो ईज ऑफ डूइंग में रैंकिंग कितनी है? 63 रैंकिंग है 2020। बाकी 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये जो है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 कितना, तो ये है आपका 63वां। ठीक है, यानी 19 के हिसाब से रहा। जबकि वर्ष 2018 में देखेंगे तो रैंकिंग 77वें, 30 के और पहले देखेंगे तो 100 थी। आगे चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत को शीर्ष 10 सुधारकों में से एक के रूप में स्वीकृति मिली और 3 वर्षों में 67वें रैंक में सुधार के साथ ऐसा तीसरी बार हुआ, जो वर्ष 2011 के बाद किसी बड़े देश की यह सबसे बड़ी ऊंची छलांग है। सेवा क्षेत्र में भारत के जीबीए का 54% से अधिक तथा कुल निर्यात का 48% और भारत में एफडीआई की कुल अंतर का 4.5वां हिस्सा रहा है, 4/5। ठीक है, बस आप इन सभी को एक सरसरी निगाह से देखते चलिए, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जीबीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 15 राज्यों में 15% से अधिक हो गई है तथा दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे अधिक है। ठीक है, तो जीबीए में सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसमें जो है दिल्ली और चंडीगढ़ जो है वो सबसे अधिक है। बंदरगाहों में जहाज़ों की आगमन और उनकी रवाना होने का समय वर्ष 2010-11 में 4.67 दिन था, जो कि अब वर्ष 2019 में घट करके 2.62 दिन हो गया है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पिछले 6 दशकों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर करीब 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई 2018 के 6,427 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 में बढ़कर 6,618 अमेरिकी डॉलर हो गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा इंपॉर्टेंट तथ्य जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 2018 की जो थी वह 69.4 वर्ष थी, यानी 69.4 वर्ष थी जीवन प्रत्याशा, जो कि 2019 में बढ़कर ये कितनी हो गई है? तो यह 0.3 बढ़ा है। ठीक है, तो ये 69.7 कितना 69.7 वर्ष हो गया। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना है दोस्तों।
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी। दो देश की आबादी के बाद सर्वाधिक है। व्यापक टीकाकरण अभियान सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की संभावनाओं की बदौलत देश में वी आकार का जो आर्थिक विकास वो संभव होगा। वर्ष 2019-20 की विकास दर की तुलना में वास्तविक जीडीपी में 2.4% की वृद्धि दर्ज, जिसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में 2 वर्षों में ही महामारी पूर्व स्तर पर पहुंचने के साथ साथ इसमें भी आगे निकल जाएगा। यह अनुमान है कि दरअसल आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुरूप ही है, जिनमें कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 11.5% और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8% रहेगी। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बाह्य क्षेत्र से भी भारत में विकास को काफ़ी सहारा मिला। दरअसल चालू खाते में अधिशेष वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी का 3.1% रहा, जो कि सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि और कम मांग की बदौलत जो है वो संभव हुआ। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक होगा वो नोबेल पुरस्कार से हमने जो है यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा रहा इससे संबंधित तथ्यों को देख लिया है। इसकी पीडीएफ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही रही है। साथ ही जो है पूरी बुक का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट तथ्य है वह है आपका नोबेल पुरस्कार 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार की कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की संस्थापक हैं। 1895 ईस्वी में हस्ताक्षरित अपनी अंतिम वसीयत में उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद शेष समस्त संपत्ति के उपयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया था जिन्होंने अपने क्षेत्रों को जो है वो मानवजात के कल्याण में सर्वाधिक योगदान दिया है। वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि यानी जो 6 सेक्टर में दिए जाते हैं इसमें से जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जा रहा है वह इसकी जो शुरुआत हुई है वर्ष 1969 में। ठीक है। तो अर्थशास्त्र की नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक यानी स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसने वर्ष 1968 में की इसकी शुरुआत। और पहला जो पुरस्कार प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वह वर्ष 1900 ठीक है 1969 ईस्वी में। तो पहला कब प्रदान किया जा रहा है जो 5 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र को छोड़कर 1901 से। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो स्थापना देने की शुरुआत की गई घोषणा वो 1968 में। अब कब से प्रदान किया गया? ठीक है 1 साल बाद यानी 1969 ईस्वी से। ठीक है। तो ये रहे हिस्ट्री रिलेटेड कुछ। आगे चल अब हम देखते हैं कि वर्ष 2020 वाला जो नोबेल पुरस्कार है 6 सेक्टरों में इसको प्रदान किया गया है, किसके लिए प्रदान किया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो 12 अक्टूबर 2020 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि किन को प्रदान किया गया और किस सेक्टर के लिए। तो 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा। वो कौन से हैं? तो वो हैं पाल आर मिलग्राम हो गए और रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य इनको दोनों याद रखना है। किस लिए? तो यह नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु जो है ये प्रदान किया गया। इलिनॉर ओस्ट्रॉम वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तथा एस्थर डफ्लो 2019 में दूसरी महिला रहीं। तो याद रखना है कि पहली महिला और दूसरी महिला। ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य इनको याद रखना है। एस्थर डफ्लो हैं यह पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। बात आती है अब दूसरा जो क्षेत्र है वो नोबेल शांति पुरस्कार 2020। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो है वो किसके लिए है दिया गया है? तो भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए प्रदान किया गया है। और यह जो नोबेल शांति पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है। यह भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में की गई थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वह रोम, इटली में है। गत वर्ष यह पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहली अहमद को प्रदान किया गया था।
इस बार जो है संस्था को प्रदान किया गया है, एक कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया है वह लुईस ग्लक। कौन है? लुईस ग्लक। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री हैं लुईस ग्लक। उन्हें यह सम्मान उनकी सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, इसके लिए इनको प्रदान किया जाएगा। और वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला लेखिका हैं। उनकी सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक द वाइल्ड आयरिश है, जो वर्ष 1992 में प्रकाशित हुई थी। उसके लिए जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। नाम याद रखना है, लुईस ग्लक। उनकी सबसे प्रशंसित संग्रहों में से कौन सी थी? ये वाइल्ड आयरिश के लिए इसको प्रदान किया गया है, जो वर्ष 1992 में प्रकाशित हुई थी। द ट्रायम्फ ऑफ एशलीज उनकी जो है एक अन्य प्रमुख रचना है। रसायन के सेक्टर में अगर देखते हैं तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वह किसे प्रदान किया गया है? 2 महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। एक है इमैनुअल कारपेंटियर और दूसरे जो हैं वो फ्रांस और जेनिफर ए डाउना। ठीक है, तो इमैनुअल कारपेंटियर है जो कि फ्रांस की है, दूसरा जो है वो है जेनिफर डाउडना। नाम याद रखना है, किस सेक्टर में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिला वैज्ञानिक, इमैनुअल कारपेंटियर और दूसरे हैं जेनिफर ए डाउडना। ठीक है, जो कि यूएसए की हैं। इनको संयुक्त रूप से और किस लिए दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो है जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति के विकास हेतु। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण जिसका नाम है क्रिस्पर-Cas9 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया गया है। इस जेनेटिक सीजर्स का उपयोग करते हुए शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के लिए डीएनए को आसानी से बदल सकते हैं। तो याद रखना है, रसायन के सेक्टर में 2 महिला वैज्ञानिक हैं। कौन कौन है? इमैनुअल कारपेंटियर हैं और जेनिफर ए डाउडना। किस लिए? जीनोम एडिटिंग के लिए जो है इनको दिया गया। आगे चलते हैं। अगला जो सेक्टर है वो दोस्तों है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो यह 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक है रोजर पेनरोज हैं, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और तीसरे हैं एंड्रिया गेज। किस लिए प्रदान किया गया है? तो घोषित किए गए 3 वैज्ञानिकों में आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण को आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जबकि जो शेष आधा पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल एवं एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना है इन तथ्यों को। नेक्स्ट जो सेक्टर है आपका वो चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है, जो कि दिया गया है वो 3 वैज्ञानिकों को। ठीक है, तो एक हैं हार्वे जे अल्टर और दूसरे हैं माइकल ह्यूटन और तीसरे हैं चार्ल्स यम राइस। उन्हें यह जो पुरस्कार दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के बाद ऐसे खून के परीक्षणों और जरूरी दवाइयों का निर्माण संभव हुआ, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। इस बीमारी के कारण विश्व भर में लोगों को लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है। WHO के वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में हेपेटाइटिस सी वायरस के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं। हेपेटाइटिस सी के कारण लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से प्रतिवर्ष लगभग 4 लोगों की जान भी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार हम लोगों ने देखे कि जो 6 सेक्टर हैं और किनको किनको मिला है और किस लिए मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो महिला है प्रथम, ठीक है, उनको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका है वो है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट तथ्य होगा वो ये है कि जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा, पणजी गोवा में। ठीक है, 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कहाँ पर किया गया, तो पणजी गोवा में। इसका जो फोकस देश रहा वो कौन सा रहा है, तो वो बांग्लादेश रहा है। महोत्सव का शुभारंभ थॉमस विंटवर्थ द्वारा निर्देशित फिल्म अनदर राउंड तथा समापन जो है वो कियोशी कुरोसावा द्वारा निर्देशित जो फिल्म रही वॉइस ऑफ अ स्पाई जापान द्वारा की गई। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार द्वितीय विश्व स्तर पर
आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात की जाए तो ये ताइवान की फिल्म निर्देशक, लेखिका और निर्माता है। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ, तो इनका नाम क्या है जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इनका नाम है चेन नियन को। ठीक है, तो ये चाइनीज ताइवानी नाम है इनके। ठीक है, याद रखना है चेन नियन को। जबकि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार तो वह है इनटू द डार्कनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तुसु चुआन लिऊ, ठीक है, द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पोलैंड की जोफिया स्टाइपिएज। महोत्सव का विशेष ज्यूरी पुरस्कार बुल्गारिया के निर्देशक कामिन काल्यो को उनकी वर्ष 2020 में आई फिल्म फेब्रुअरी के लिए मिला है। महोत्सव का स्पेशल मेंशन पुरस्कार भारतीय निर्देशक कृपाल कलिता को उनकी असमिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया और प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण उपज जीवन के कष्टों को जो कि दिखाती है ब्रिज। ठीक है, मूवी जो है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार ब्राज़ील के जो निर्देशक हैं कासियो पेरेरा डास सैंटोस को उनकी वर्ष 2020 में आई पुर्तगाली फिल्म वैलेंटीना के लिए दिया गया है। आमिर नाइफे की वर्ष 2020 में आई अरबी फिल्म 200 मीटर्स की प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार एक ऐसी फिल्म को दिया जाता है जो महात्मा गांधी की शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को प्रदर्शित करती है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना। इस फिल्म का नाम क्या है? 200 मीटर्स। महोत्सव में हिंदी और बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में। फोकस देश रहा कंट्री। इसमें जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया इनटू द डार्कनेस। बाकी इंपॉर्टेंट था, आप देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।